आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी ओडिशा की है। ये बात 2025 की है। सुभमित्रा साहू का जन्म 2000 में ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के परादीप के पास पिचुकुली गांव में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। मां सुकांति साहू गृहिणी थीं और पिता दुर्वाधन साहू खेती बाड़ी कर परिवार चलाते थे। सुभमित्रा सबसे बड़ी बेटी थीं। उनके बाद दो छोटे भाई बहन थे। वो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थीं। गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं की और फिर जगत सिंहपुर के कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। उनका सपना पुलिस में भर्ती होकर देश और समाज की सेवा करना था। साल 2018 में जब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने ओडिशा पुलिस की भर्ती परीक्षा पास की और ट्रैफिक कांस्टेबल बन गईं। भुवनेश्वर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। सुभमित्रा को मिर्गी की पुरानी बीमारी थी। इस वजह से उन्हें कभी-कभी दिक्कत होती और वह तनाव में भी आ जाती थीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर वह हमेशा हिम्मत से ड्यूटी करती थीं। 6 सितंबर को सुभमित्रा रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली। दोपहर ठीक 2 बजे उनकी ड्यूटी खत्म हुई और वह घर लौटने के लिए निकली। लेकिन शाम के 7 बज गए। फिर भी वो घर नहीं पहुंची। परिवार वालों ने सोचा शायद ड्यूटी बढ़ गई होगी या फिर किसी जरूरी काम से रुक गई होंगी। लेकिन धीरे धीरे रात गहराती गई और उनका फोन भी लगातार बंद आता रहा। हर मिनट परिवार की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। और फिर 7 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे परिवार ने मजबूर होकर पुलिस में सुभमित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस सुभमित्रा की तलाश में दिन रात लगी रही, लेकिन शुरू में कुछ हाथ नहीं लगा। परिवार और रिश्तेदार भी परेशान थे। आखिरकार कैपिटल पुलिस स्टेशन की जांच टीम को एक सुराग मिला। पता चला कि भुवनेश्वर में सुभमित्रा को आखिरी बार दीपक नाम के एक लड़के के साथ देखा गया था। बस फिर क्या था? पुलिस ने दीपक को तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। दीपक से सख्त पूछताछ हुई तो उसने पूरा सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि 6 सितंबर को वह सुभमित्रा को उसके काम की जगह से अपनी होंडा सिटी कार में लेकर गया था। दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच यूनिट 6 इलाके में उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी वह लाश के साथ इधर उधर घूमता रहा, यहां तक कि काम पर भी गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन वह क्योंझर पहुंचा और घाटा गांव के जंगल में लाश को बोरे में डालकर दफना दिया। पुलिस ने उसके कबूलनामे और सीन रिक्रिएशन के दौरान वही जगह ढूंढ निकाली। खुदाई कर सुभमित्रा का शव बरामद हुआ। इसके बाद सबूतों और बयान के आधार पर कैपिटल पुलिस स्टेशन में धारा के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दीपक कुमार राउत की असली तस्वीर धीरे धीरे पुलिस की जांच में सामने आने लगी। 39 साल का यह शख्स भुवनेश्वर कटक पुलिस कमिश्नरेट के लेखा विभाग में क्लर्क था। बाहर से देखने पर वह सीधा साधा और शांत स्वभाव का लगता था, लेकिन अंदर से वह बेहद चालाक और लालच से भरा हुआ इंसान था। उसकी जिंदगी पहले से ही रहस्यमयी घटनाओं से भरी पड़ी थी। साल 2022 में उसकी पहली पत्नी अपर्णा प्रियदर्शनी, जो कटक जिले के अथागढ़ में रेवेन्यू इंस्पेक्टर थीं, और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपर्णा सड़क पार कर रही थीं, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय इसे एक साधारण सड़क हादसा मानकर मामला बंद कर दिया गया था। लेकिन हादसे के बाद दीपक को 1 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिला, जो सीधे उसके बैंक खाते में जमा हुआ। इस रकम के बाद उसकी लाइफस्टाइल और खर्चे में कोई कमी नहीं दिखी। लेकिन जब सुभमित्रा की हत्या की जांच आगे बढ़ी, तब पुलिस को शक हुआ कि अपर्णा की मौत वाकई हादसा थी या फिर यह भी दीपक की कोई सोची समझी साजिश थी। मार्च 2024 में एक पुलिस ट्रेनिंग सेशन के दौरान सुभमित्रा और दीपक की पहली मुलाकात हुई। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। दीपक ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे पहली पत्नी की मौत के बाद बीमे के पैसे से उसने जिंदगी को फिर से संभाला। भोली भाली सुभमित्रा उसकी बातों में आ गई। उन्हें लगा दीपक बहुत अच्छा इंसान है और सच में उनका ख्याल रखेगा। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दीपक ने वादा किया कि वह उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। 23 जुलाई 2024 को दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी की खबर न सुभमित्रा के घर वालों को थी, न दीपक के। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन साथ नहीं रहते थे।
इसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी। शादी के बाद शुभमित्रा और दीपक के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दरअसल दीपक ने शुभमित्रा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिसमें खुद को लाभार्थी बनाया था। पॉलिसी लेने के लिए उसने शुभमित्रा की मिर्गी की बीमारी का हवाला दिया। शादी से पहले दीपक ने शुभमित्रा को 10 लाख रुपए दिए और कहा कि यह उनके भविष्य के लिए हैं। शुभमित्रा ने वह पैसे अपने परिवार की मदद में खर्च कर दिए। शादी के बाद चीजें बदलने लगीं। शुभमित्रा चाहती थीं कि उनका भव्य वैदिक विवाह हो, जिसमें परिवार भी शामिल हो और 10-20 लाख रुपए खर्च किए जाएं। वह सोच रही थीं कि कोर्ट मैरिज से परिवार को कैसे समझाएंगी। दीपक ने इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। छोटे छोटे झगड़े धीरे धीरे बड़े तनाव में बदलने लगे। प्यार और भरोसे से शुरू हुआ रिश्ता अब कलह और दूरियों में बदल गया। 6 सितंबर 2025 को शुभमित्रा अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थीं। शाम करीब 7 बजे वह राजभवन स्क्वायर के पास पहुंची। तभी दीपक उनसे मिला। दीपक ने अपनी होंडा सिटी कार से उन्हें पिक किया और दोनों यूनिट 6 इलाके की ओर चले। वहां एक सुनसान पार्किंग एरिया में उनका झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दीपक ने शुभमित्रा का गला दबाना शुरू किया। शुभमित्रा ने विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन सुनसान जगह पर कोई मदद को नहीं आया। धीरे धीरे उनकी आखिरी सांसें रुक गईं। दीपक ने शव को कार के ट्रंक में रखा और रात भर अपने सूर्यानगर स्थित घर में छिपाकर रखा। अगली सुबह 7 सितंबर को वह शव को लेकर भुवनेश्वर से करीब 170-200 किलोमीटर दूर केओंझार जिले के घटा गांव के जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने कई जगह रुका, लेकिन शव को हमेशा ट्रंक में छिपाए रखा। घटा गांव पहुंचकर दीपक को अपने चचेरे भाई पापूराव भूया और साथी शंभू महानंद की मदद मिली। उन्होंने शव को झूठ के बोरे में डाला, सीमेंट के ड्रम में रखा और जेसीबी मशीन से 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। यह जगह राजबांधा साही के पास ऊपरी डीहा ग्राम पंचायत में थी, जहां पापू और शंभू का घर था। आसपास के लोग नहीं समझ पाए क्योंकि जेसीबी का शोर आम था। शव दफनाने के बाद दीपक का व्यवहार हैरान करने वाला था। वह घटा गांव के तारिणी मंदिर गया, पूजा की और सेल्फी ली। उसके फोन की सेल्फी में वह मुस्कुराता दिखा, जिससे पुलिस को यह लगा कि दीपक को अपने किए गए अपराध का कोई पछतावा नहीं था। 8 सितंबर को वह फिर सामान्य रूप से अपनी ड्यूटी पर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस को लगता है कि शुभमित्रा की हत्या की मुख्य वजह दीपक की लालच और धन की चाह थी। उसने शुभमित्रा के नाम पर 1 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी ली थी, जिसमें वह खुद लाभार्थी था। इसके अलावा दीपक रोज रोज के झगड़े से भी परेशान हो गया था और शुभमित्रा की मौत के बाद उसे बीमा राशि मिलने की लालसा ने उसे इस खतरनाक कदम की ओर धकेल दिया। पुलिस अब दीपक की पहली पत्नी अपर्णा की मौत की भी जांच कर रही है। इस मामले में एफआईआर दोबारा खोली गई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी है और दीपक के बैंक खातों और बीमा क्लेम की भी पूरी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपर्णा की मौत सच में हादसा थी या कोई साजिश थी। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। ये बात 2021 की है। मुरादाबाद में कुलदीप गुप्ता अपनी पत्नी सुनीता, बेटी इशिता और बेटे दिव्यांशु के साथ रहते थे। 4 जून 2021 को दोपहर के ठीक 12 बजे सुनीता को पति कुलदीप का फोन आया। फोन पर कुलदीप ने कहा कि वह घर का काम छोड़कर तुरंत बैंक जाए, वहां से 4 लाख रुपए निकाले और दुकान पर मुस्तफा को दे आए। मुस्तफा उनकी ऑटो स्पेयर पार्ट्स और हार्डवेयर की दुकान का भरोसेमंद सेल्समैन था। दुकान घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर थी। सुनीता जानती थी कि कारोबार में पैसों की जरूरत अक्सर पड़ती है, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी रकम नकद निकाल कर ले जाना उसे अजीब लग रहा था। सुनीता ने पति की बात मानते हुए ठीक 12:30 बजे मुस्तफा को पैसों से भरा थैला पकड़ाया और वापस लौटने लगी। मुस्तफा ने सिर्फ इतना कहा कि कोई व्यक्ति पैसा लेने आएगा, वही उसे देना है। सुनीता ने जाते जाते बस इतना कहा कि पैसों को ध्यान से संभाल कर रखना, फिर जल्दी से घर की ओर बढ़ गई। करीब 2:30 बजे सुनीता के पास कुलदीप का फोन आया। उन्होंने बताया कि पैसे मिल गए हैं। यह सुनकर सुनीता ने कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना। कुलदीप ने इस पर कुछ नहीं कहा। सुनीता ने इसे सामान्य बात समझी और बिना ज्यादा सोचे अपने बाकी कामों में लग गई। शाम के करीब 4 बज चुके थे। दिव्यांशु ने अपने पिता को फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसने मां को बताया
तो सुनीता ने पहले इस बात को हल्के में लिया और सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। 10 मिनट बाद दिव्यांशु ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन इस बार भी मोबाइल बंद ही मिला। तब सुनीता ने खुद भी कोशिश की, पर बार बार करने के बाद भी कॉल नहीं लग पाई। अब सुनीता घबराने लगी। उसे अपने पति की चिंता सताने लगी और दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। 4 लाख रुपए याद आते ही उसका डर और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि कहीं पैसों की वजह से कुलदीप के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। सुनीता ने देर किए बिना अपने जेठ संजीव गुप्ता और बाकी रिश्तेदारों को बताया कि कुलदीप का फोन नहीं लग रहा। यह सुनकर सबको भी चिंता होने लगी। उन्होंने कुलदीप के जान पहचान वालों को फोन करके पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। परिवार के लोग बेचैन हो उठे। समय बीतने के साथ उनकी चिंता और बढ़ती गई। सभी के मन में अनहोनी का डर घर करने लगा। इशिता और दिव्यांशु रोने लगे। घर में जो जन्मदिन की खुशी का माहौल था, वह देखते ही देखते गम और बेचैनी में बदल गया। रात के करीब 11 बजे तक भी कुलदीप का कोई पता नहीं चला। तब उनके बड़े भाई संजीव गुप्ता ने थाना पाक बड़ा में जाकर थाना प्रभारी योगेंद्र यादव को पूरी बात बताई। सुनीता ने पुलिस को दिन भर की सारी घटना बताई कि कैसे कुलदीप ने अचानक फोन करके 4 लाख रुपए मंगवाए थे और उसके बाद से किसी की भी उनसे बात नहीं हो पाई। पैसों की बात सुनते ही पुलिस को शक हुआ कि मामला लेन देन से जुड़ा हो सकता है। उन्हें यह भी अंदेशा हुआ कि कहीं कुलदीप के साथ कोई वारदात तो नहीं हो गई। थाना प्रभारी योगेंद्र यादव ने तुरंत अपने अफसरों को जानकारी दी और जांच शुरू कर दी। अगले दिन पुलिस ने सबसे पहले कुलदीप की दुकान के भरोसेमंद कर्मचारी मुस्तफा से पूछताछ शुरू की। मुस्तफा ने बताया कि दुकान खुलने के कुछ समय बाद ही कुलदीप किसी के साथ यह कहकर निकल गए थे कि उन्हें एक मरीज को देखने अस्पताल जाना है। उस समय सुबह के करीब 9:30 थे। मुस्तफा ने यह भी बताया कि जाते वक्त कुलदीप ने कहा था कि अगर देर हो जाए तो बाइक को किनारे खड़ी करके दुकान की चाबियां घर पहुंचा देना। थाना प्रभारी ने मुस्तफा से उस दिन की पूरी जानकारी विस्तार से देने को कहा। मुस्तफा ने बताया कि 4 जून 2021 की सुबह कुलदीप रोज की तरह समय पर दुकान पहुंचे थे। दुकान पाकबाड़ा के डींगरपुर चौराहे पर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कर्मचारियों को चाबियां दी और दुकान खुलवा दी। कुलदीप का अपना घर दुकान से करीब आधा किलोमीटर दूर मिलन विहार मोहल्ले में था। उनके बड़े भाई संजीव गुप्ता का घर भी वहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। दुकान की चाबियां कर्मचारियों को देने के बाद कुलदीप ने अपने भरोसेमंद आदमी मुस्तफा को अलग से बुलाया। उन्होंने उसे बताया कि वे एक परिचित को देखने अस्पताल जा रहे हैं। साथ ही यह भी कह दिया कि लौटने में देर हो सकती है, इसलिए पूरे दिन दुकान की जिम्मेदारी उसी के ऊपर रहेगी। कुलदीप गुप्ता ऐसा पहले भी कर चुके थे, इसलिए मुस्तफा ने उस दिन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी सड़क के दूसरी तरफ बाइक पर एक आदमी आया, हेलमेट पहने हुए। कुलदीप उस पर बैठकर चले गए। यह सब महज 5-7 मिनट में हो गया। दुकान के बाकी कर्मचारी अपने अपने काम में लग गए और मुस्तफा काउंटर संभालने लगा। इस तरह दुकान की दिनचर्या फिर से चल पड़ी। मुस्तफा ने बताया कि दोपहर होने पर दुकान में हलचल थोड़ी कम हो गई। फिर 12 बजे के बाद अचानक कुलदीप की पत्नी सुनीता दुकान पर आ गई। मुस्तफा थोड़ा चौंक गया। सुनीता ने अपने हैंडबैग से एक मोटा पैकेट निकालकर उसे सौंप दिया। पैकेट के बारे में पूछने से पहले ही सुनीता ने मुस्तफा को बता दिया कि उसके पति ने बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर पैकेट में रखवा दिए हैं। इतना कहकर वह थोड़ी जल्दबाजी में बोली कि पास में उसे कुछ खरीदारी करनी है और घर में भी बहुत काम पड़ा है, इसलिए वह तुरंत दुकान से चली गई। सुनीता के जाने के तुरंत बाद ही मुस्तफा के पास कुलदीप का फोन आया। कुलदीप ने कहा कि एक आदमी बाइक पर पैसे लेने आएगा और सुनीता ने जो रकम दे दी है वह उसे सौंप देना। मुस्तफा ने कुलदीप को बताया कि सुनीता मैडम ने अभी अभी पैसे दे दिए हैं। इतनी मोटी रकम होने के बावजूद कुलदीप ने पैसे लेने के बारे में ज्यादा कोई बातें नहीं बताई। दोपहर करीब 1 बजे कुलदीप के बताए अनुसार एक आदमी काले रंग की बाइक पर दुकान पर आया। बाइक में नंबर प्लेट नहीं लगी थी। मुस्तफा ने पहले सोचा कि शायद बाइक किसी मरम्मत के दौरान टेस्ट के लिए लाई गई है। हेलमेट और मास्क पहने उस व्यक्ति ने मुस्तफा से कहा कि वह कुलदीप द्वारा पैसे लेने भेजा गया है। मुस्तफा ने इशारे से उसे सामने बैठने को कहा और तुरंत कुलदीप को फोन लगाया। कुलदीप ने फोन रिसीव करते ही कहा कि पैसे उसी को दे दो। मुस्तफा कुछ पूछना चाहता था, लेकिन कुलदीप ने फोन तुरंत कट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह काफी जल्दी में है। तब तक वह व्यक्ति अपना हेलमेट और मास्क हटा चुका था। मुस्तफा ने बिना कोई सवाल किए पैकेट उसके हाथ में दे दिया।
पैकेट से पैसे निकालते ही वह व्यक्ति काउंटर पर गिनने लगा। पैकेट में 2000 और 500 के नोटों के बंडल थे। नोट गिनते समय उसका मोबाइल बजा। उसने फोन स्पीकर पर लगाकर कहा कि पैसे मिल गए हैं और वह अभी गिन रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने तुम्हें पैसे लेने भेजा है या गिनने? पैसा ले और वहां से निकल। यह आवाज कुलदीप की नहीं थी। इसके बाद मुस्तफा दुकान के काम में लग गया। शाम करीब 5 बजे सुनीता ने मुस्तफा को फोन किया। घबराई हुई आवाज में उन्होंने बताया कि कुलदीप का फोन बंद है। यह सुनते ही मुस्तफा थोड़ी देर में ही दुकान बंद कर घर पहुंच गया। उसने कुलदीप के घर पर बिक्री का हिसाब और पैसे सौंप दिए और कुछ देर रुकने के बाद चला गया। इतनी जानकारी मिलने के बाद एसपी प्रभाकर चौधरी ने मामले को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने एसओजी टीम के प्रभारी अजय पाल सिंह और सर्विलांस टीम के प्रभारी आशीष सहरावत के नेतृत्व में एक टीम गठित की। कुलदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई। जांच की शुरुआत फोन ट्रेसिंग से की गई। इस पूरे मामले की पल पल की जानकारी डीआईजी शलभ माथुर टीम से ले रहे थे। कुलदीप के फोन की आखिरी लोकेशन बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे की मिली। मुरादाबाद पुलिस तुरंत वहां रवाना हो गई और इस बारे में बिजनौर पुलिस को भी सूचित किया गया। एसपी प्रभाकर चौधरी ने इस दौरान 3 और टीमों का गठन भी किया। बिजनौर जिले की सीमाओं पर कुलदीप की आखिरी लोकेशन के आधार पर लगातार छानबीन की जा रही थी। फोन की लोकेशन कभी नूरपुर और कभी नगीना की आ रही थी। इस तरह 5 जून का पूरा दिन गुजर गया। रात के करीब 8 बजे बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के गंगाधरपुर गांव से सूचना मिली कि वहां एक शव पड़ा है। गांव वालों ने यह खबर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार को दी। सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और खून से सनी लाश बरामद की। लाश सड़क के किनारे पड़ी थी और उसके सिर और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। लाश की बरामदगी और उसका हुलिया समेत तस्वीरें तुरंत मुरादाबाद पुलिस को भेज दी गईं। कुलदीप गुप्ता होने की आशंका के साथ उनके बड़े भाई संजीव गुप्ता को पहचान के लिए तुरंत बुला लिया गया। संजीव ने तस्वीर और हुलिये के आधार पर लाश की पहचान अपने भाई कुलदीप के रूप में कर दी। इसके बाद उन्होंने दुखी मन से यह खबर परिवार वालों को भी दे दी। कुलदीप की हत्या की सूचना से घर में कोहराम मच गया। सुनीता, इशिता और दिव्यांशु बुरी तरह रोने लगे। पूरे परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुरादाबाद पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि हत्या के पीछे क्या कारण है और हत्यारे को पकड़ने का रास्ता ढूंढना। उसी रात लाश को पंचनामे के साथ बिजनौर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश कुलदीप के परिवार को सौंप दी गई और उनका अंतिम संस्कार मुरादाबाद के लोकोशेड मोक्षधाम में किया गया। इस बीच बिजनौर और मुरादाबाद पुलिस ने दोनों जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। कुलदीप की दुकान के कर्मचारियों से एक बार फिर पूरी डिटेल में पूछताछ की गई। पैसा लेने आए व्यक्ति के हुलिये के आधार पर भी छानबीन शुरू की गई। मुस्तफा ने घटना वाले दिन उस व्यक्ति और नंबर प्लेट के बिना काली मोटरसाइकिल की तस्वीर मोबाइल से खींचकर पुलिस को दे दी। पुलिस के पास मृतक कुलदीप की कॉल डिटेल्स भी आ चुकी थीं। जल्द ही 2 लोगों, नंद किशोर और कर्मवीर उर्फ भोलू, को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ में कुलदीप की हत्या के पीछे की कहानी सामने आई, जो पैसे, दोस्ती, गुमान और अपमान से पैदा हुई परिस्थितियों की दास्तान थी। कुलदीप मुरादाबाद के कस्बा पाकबाड़ा के रहने वाले थे। उनके 2 बड़े भाई संजीव गुप्ता और राजीव गुप्ता के अलावा उनका अपना छोटा परिवार था। वह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों, बेटे दिव्यांशु और बेटी इशिता, के साथ मिलन विहार कॉलोनी में रहते थे। करीब 4 साल पहले मुरादाबाद के रहने वाले नंद किशोर से कुलदीप की मुलाकात एक वैवाहिक आयोजन के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। नंद किशोर उर्फ नंदू चाऊ की बस्ती लाइन पार का रहने वाला था। उसके पिता मुरादाबाद रेलवे में तकनीशियन के पद पर काम करते थे और अब रिटायर हो चुके थे। नंद किशोर ने एमटेक की पढ़ाई पूरी की थी और एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। उसने एक दवा कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी और दवाओं का कारोबार शुरू किया था। इस काम को शुरू करने के लिए उसने 20 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उसे भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वह लोन की किस्त समय पर जमा नहीं कर पाया। इस वजह से नंदकिशोर काफी परेशान चल रहा था। वह अपनी सारी तकलीफें कुलदीप को बताता रहता था। उसने अपने कर्ज और किस्त नहीं चुका पाने की मुसीबत भी कुलदीप के सामने रखी। उसे पता था कि कुलदीप का कारोबार अच्छी तरह चल रहा है, इसलिए उसने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया।
उसने कुलदीप से 65,000 रुपए उधार मांगे और भरोसा दिलाया कि पैसे जल्द वापस कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में। कुलदीप ने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन कई दिनों तक उसे टालता रहा। बार बार कहने पर कुलदीप ने कहा कि तू तो पहले से ही कर्जदार है, तो मेरा 65,000 कैसे चुका पाएगा, और तेरी अभी इतनी औकात भी नहीं है। यह सुनकर पहले से ही टूट चुका नंदकिशोर और ज्यादा मायूस हो गया। उसने बस इतना कहा कि अगर देना ही नहीं था तो पहले दिन ही मना कर देता। शुरुआत में तो सब ठीक था और उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कुलदीप बार बार नंदकिशोर की तकलीफ पर नमक छिड़कता रहा। एक दिन उसने हद ही कर दी। एक पार्टी में उसने नंदकिशोर की कई लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। पार्टी छोटे बड़े कारोबारियों की थी। इसमें शामिल सभी की अपनी अपनी साख थी। कौन कितनी हैसियत वाला है और कौन भीतर से कमजोर, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन सब एक दूसरे की नजर में काफी सम्मानित दिखते थे। पार्टी के दौरान कोरोना काल में कई बिजनेस में नुकसान होने की बात चल रही थी। तभी कुलदीप ने नंदकिशोर पर निशाना साध दिया। उसने सबके सामने कह दिया कि नंदकिशोर लाखों का कर्जदार है। यह बात पहले कुछ लोगों को ही पता थी। इस भारी बेइज्जती से नंदकिशोर तिलमिला गया। उस समय वह गुस्से और अपमान से ऐसा चिढ़ गया कि खून का घूंट पीकर रह गया। कुलदीप ने नंदकिशोर के साथ यह हरकत कई बार की थी। नंदकिशोर ने पुलिस को गुनाह कबूल करते हुए बताया कि कुलदीप पैसे के घमंड में चूर था। बड़े बड़े दावे करना और दूसरों की बेइज्जती करना उसके लिए मनोरंजन का साधन बन गया था। नंदकिशोर ने बताया कि वह इससे काफी परेशान हो चुका था। तभी उसने ठान लिया कि कुलदीप को सबक जरूर सिखाएगा। उसने योजना बनाई और इसमें अपने बुआ के लड़के कर्मवीर उर्फ भोलू और रणबीर उर्फ नन्हे को शामिल कर लिया। कर्मवीर और रणबीर दोनों सगे भाई थे। नन्हे के अनुसार कुलदीप की हत्या से कुछ दिन पहले उसे बताया गया कि कुलदीप ने हाल ही में अपनी पोलो कार बेची है और उससे मिले 4 लाख रुपए उसके पास हैं। नन्हे को यह भी कहा गया कि अगर वह पैसे हड़पने में मदद करेगा तो हिस्सेदार बनाया जाएगा। नन्हे इस बात के लिए तैयार हो गया। नंदकिशोर ने कुलदीप को अच्छी हालत में मारुति स्विफ्ट कार दिलवाने का सपना दिखाया। उसी कार को दिखाने के बहाने 4 जून 2021 को उसने अपनी बाइक पर कुलदीप को लेकर कांठ में डेंटल हॉस्पिटल के सामने पहुंचाया। वहां पहले से ही नन्हे और भोलू एम्बुलेंस लेकर इंतजार कर रहे थे। एम्बुलेंस भोलू चला रहा था। नंदकिशोर ने कहा कि आज ही बिजनौर जाकर पेमेंट करनी होगी। कुलदीप उसकी बातों में आ गया और एम्बुलेंस में उसके साथ बैठ गया। रास्ते में नंदकिशोर ने शराब की एक बोतल खरीदी। आगे चलकर स्योहारा कस्बे में गाड़ी रोककर तीनों ने शराब पी। कुलदीप शराब के नशे में धुत हो गया। तब नंदकिशोर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और कहा कि अगर वह अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो 4 लाख रुपए मंगवा ले। कुलदीप ने मजबूरी में अपनी पत्नी सुनीता को फोन किया और पैसे दुकान से मंगवा लिए। नंदकिशोर ने कर्मवीर उर्फ भोलू को भेजकर वही पैसे दुकान से हड़वा लिए। पैसा मिल जाने के बावजूद नंदकिशोर ने कुलदीप को नहीं छोड़ा। एम्बुलेंस में उसने ऑक्सीजन सिलेंडर के मीटर खोलने वाले औजार से कुलदीप के सिर पर कई वार कर दिए। कुलदीप नशे की हालत में था, इसलिए खुद को बचा नहीं पाया। कुछ ही समय में उसकी वहीं मौत हो गई। बाद में नंदकिशोर और उसके साथ ही कुलदीप की लाश को एम्बुलेंस में डालकर धामपुर, नगीना, नजीबाबाद और कई और जगह ले गए। अगले दिन 5 जून की रात लगभग 8 बजे उन्होंने लाश को गंगाधरपुर के पास सड़क किनारे छोड़ दिया और दोनों मुरादाबाद वापस लौट आए। मुरादाबाद पुलिस ने नंदकिशोर और उसके साथी से 3.5 लाख रुपए बरामद कर लिए। पूछताछ में नंदकिशोर ने इस योजना में शामिल 2 और लोगों के नाम बताए। उसके बताए सुराग पर एक को पकड़ा गया, लेकिन रणबीर उर्फ नन्हे 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। बताया गया कि कुलदीप के गले से हनुमान का 3 तोले का लॉकेट भी गायब था। मुरादाबाद पुलिस ने 7 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी मीडिया और जनता को दी। कारोबार या दोस्ती में पैसे की बातों और घमंड के चलते रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना ही सुरक्षित रास्ता है। किसी पर अंधविश्वास करके बिना जांच या सतर्कता के भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। किसी की बेइज्जती करना या गुस्से में आकर निर्णय लेना बहुत गंभीर परिणाम ला सकता है। बड़े लेन देन और मूल्यवान चीजों के साथ हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए। विवाद या आर्थिक परेशानी में हिंसा नहीं, बल्कि कानूनी मदद लेना ही सुरक्षित और सही रास्ता है।
इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि छोटी सी लड़ाई या अपमान भी गंभीर और जानलेवा परिणाम ला सकती है। इसलिए हमेशा संयम और समझदारी जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।